जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम अश्विनी पाठक है और आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत प्यारा सा टॉपिक है। इसके क्वेश्चन हमेशा बोर्ड्स में, IIT JEE में, नीट में आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत प्यारा सा टॉपिक है। ठीक है, चलिए मैं आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ाऊँ, CFT पढ़ाऊँ, उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको रिवाइज कराना चाहता हूँ। जैसे हमने VBD थ्योरी में पढ़ा था। BBD थ्योरी क्या कहती थी? BBD थ्योरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बात करती थी। उसका कहना था कि जो सेंट्रल मेटल आयन है या सेंट्रल मेटल एटम है वो वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल करवाता है। ठीक, जहाँ पे लिगेंड्स आते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी कोऑर्डिनेट कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो सेंट्रल मेटल आयन क्या करेगा? 4 वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल करवाएगा, 4 पूरे वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक, फुल वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल करवाएगा। लिगेंड्स आएंगे, अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे और ये क्या बना देंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देंगे। ये कहता था BBD थ्योरी कि जितना कोऑर्डिनेशन नंबर उतना वैकेंट ऑर्बिटल, सेंट्रल मेटल आयन अवेलेबल करवाएगा और जो वहाँ पे आके लिगेंड्स अपने लोन पेयर को या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे और ऐसे करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म होगा। लेकिन हमने देखा था कि VBD थ्योरी कई सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। कई कंपाउंड्स का पैरामैग्नेटिक नेचर, डायमैग्नेटिक नेचर नहीं एक्सप्लेन कर पा रही थी। कई कंपाउंड्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों बना रहे हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों बना रहे हैं, ये भी अच्छे से नहीं बता पा रही थी। उनका कलर ये भी नहीं बता पा रही थी और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा को भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो VBD में बहुत सारी कमियां रह गई थी। तो H. Beeth और B. ब्लैक दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1935 में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी प्रपोज की, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताया। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी मैं बताऊं उससे पहले मैं कुछ चीज़ें और आपको बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा भी होगा, लेकिन एक बार फिर से सुन लीजिए, इसका काफ़ी काम आएगा। D ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर, D ऑर्बिटल 5 होते हैं। DXY, DYZ, DZX, DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, DZ स्क्वायर। इनका स्ट्रक्चर देखिए, इन तीनों का स्ट्रक्चर पहले देखिए। देखिए D ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का। ये तीनों ऑर्बिटल्स कहाँ हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में। ये X और Y कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में, ये भी YZ कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में है, ZX ये भी कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में। ये तीनों ऑर्बिटल DXY, DYZ, DZX ये कहाँ पे हैं? इनका पोजीशन कहाँ पे है? कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में। और ये दो DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर ये कहाँ पे है? कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर। ये कहाँ है? कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर। ये तीनों ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर देखिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में है, जबकि ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर है। ध्यान से देख लीजिए, D ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर 5 ऑर्बिटल्स थे, 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में, 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर। ठीक है, पहली चीज ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा चीज, एक बात ध्यान से सुनिएगा, जब दो सेम नेचर के चार्ज एक दूसरे के पास आएंगे तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जितना ज़्यादा उनके बीच रिपल्सन होगा उतना ज़्यादा उनका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा। 2 पॉइंट क्लियर है। पहला D ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर कि कहाँ पे इनका पोजीशन होता है, तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में, ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर। और दो सेम नेचर के चार्ज को पास लाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा रिपेल करेंगे और जितना ज़्यादा रिपेल करेंगे उतना ज़्यादा उनका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा। ये दोनों पॉइंट क्लियर है। अब शुरू करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। देखिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के 2 एजम्पशंस हैं। पहला कि जैसे कि
एनायनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, एक कैटायन आता है एक एनायन आता है, दोनों के अपोजिट चार्ज होने की वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इस अट्रैक्शन की वजह से आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। सेम वैसा ही क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहता है कि हमारा जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड फॉर्म होता है उसमें कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता, सेंट्रल मेटल है और लिगेंड्स ये दोनों अपोजिट चार्ज होते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इस अट्रैक्शन की वजह से इनके बीच में प्योरली आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। क्या होता है? प्योरली आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। फिर से ध्यान से सुनिएगा, जैसा कि हमारा कैटायन एनायन होते हैं, इनके बीच में क्या होता है, कैटायन और एनायन एक दूसरे को अपोजिट चार्ज से अट्रैक्ट करते हैं, अपोजिट चार्ज होने की वजह से ये अट्रैक्ट करते हैं और इसी अट्रैक्शन से वो आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। सेम वैसा ही क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहता है कि जो सेंट्रल मेटल आयन है और जो लीगेंड है, इन दोनों के बीच जो इंटरेक्शन होगा वो कैसा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा और जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो क्या होगा, प्योरली आयनिक होगा। ठीक, जैसे कि मान लीजिए अगर एनायनिक लीजेंड है, कोई एनायनिक लीगेंड है, तो एनायनिक लीगेंड है तो क्या करना है, ये नेगेटिव चार्ज और हमारा सेंट्रल मेटल आयन पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इनके बीच कैसा बॉन्ड फॉर्म हुआ, आयनिक बॉन्ड। अगर न्यूट्रल लिगेंड है तो हमें पता है कि न्यूट्रल लिगेंड भी होगा तो क्या होगा, कुछ ना कुछ नेट रिजल्टेंट डाइपोल होगा। और डाइपोल क्या होता है, डाइपोल के दो एंड्स होते हैं, एक एंड पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, एक एंड नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। तो जो इसका नेगेटिव एंड होगा वो इस सेंट्रल मेटल आयन के साथ आयनिक बॉन्ड बनाएगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन करेगा। फिर से ध्यान से सुनिए, अगर एनायनिक लिगेंड हुआ, एनायनिक लिगेंड हुआ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सेंट्रल मेटल आयन हमारा पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच में बॉन्ड कैसा फॉर्म हो गया, एनायनिक। न्यूट्रल लिगेंड हुआ तो कुछ ना कुछ उसका नेट रिजल्टेंट डाइपोल होगा, डाइपोल के दो एंड्स हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो जो नेगेटिव वाला एंड है वो सेंट्रल मेटल आयन के साथ आयनिक इंटरेक्शन, आयनिक बॉन्ड बनाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से। बात समझ में आई? तो हमारा जो CFT थ्योरी है वो दो मुख्य एजम्पशन पे है। पहला कि हमारा इंटरेक्शन कैसा है, बॉन्ड कैसा है, आयनिक है, किस इंटरेक्शन की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से। जहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड्स क्या है, या दोनों पॉइंट चार्ज हैं। अगर न्यूट्रल लिगेंड है तो क्या हो जाएगा, ये लिगेंड डाइपोल हो जाएगा। दोनों यहाँ पे क्या है, या तो पॉइंट चार्ज की तरह इन्हें ट्रीट करना है या फिर डाइपोल की तरह, पॉइंट चार्ज या फिर डाइपोल। सेंट्रल मेटल आयन तो हमेशा एक पॉइंट चार्ज है, लिगेंड अगर एनायनिक लिगेंड हुआ तो वो क्या करना है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्शन। अगर न्यूट्रल लिगेंड है तो क्या करना है, डाइपोल है जिसके दो एंड्स है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला एंड पॉजिटिव सेंट्रल मेटल आयन के साथ Q1 Q2 इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन करेंगे। बात समझ में आ गई? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किस पे बेस्ड है, आयनिक मॉडल है। ये कैसा मॉडल है, आयनिक मॉडल है। जबकि CFT और BVT कुछ अलग कहता था, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में बात करता था। CFT क्या कह रहा है कि कैसा मॉडल है, ये प्योरली आयनिक मॉडल है। कैसा मॉडल है, प्योरली आयनिक मॉडल है। ये दो एजम्पशन है, दो तीन और हैं, उसको सुन लीजिए, लिखवाया नहीं है मैंने। पहला कि ये सिर्फ और सिर्फ d ऑर्बिटल के बारे में कमेंट करता है, इसका s और p ऑर्बिटल से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक, पहली चीज़ ये CFT हमें हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, हाइब्रिडाइजेशन छोड़िए, ज्योमेट्री के बारे में कुछ कमेंट नहीं करता, ज्योमेट्री के बारे में नहीं बताता। ज्योमेट्री हम BVT थ्योरी से ही यूज करेंगे। ठीक, ये 4 पॉइंट्स हो गए। ठीक, ध्यान से देखिए, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर क्या होता है, ऐसा कुछ ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। ये वाला लिगेंड, ये इसके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। इन दोनों बॉन्ड के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। इन दोनों बॉन्ड के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। तो सिमिलरली हमारे कोऑर्डिनेट एक्सिस जैसे ही तो हैं, और स्पेस में ये x हो गया, ये y हो गया, ये x डैश, ये z डैश, ये y डैश, ये z डैश। मतलब ये 6 जो लीजेंड्स हैं वो तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के अपोजिट एंड्स पे हैं। ये वाला एक कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, इसके अपोजिट एंड पे ये वाला। दूसरा लीजेंड x एक्सिस पे, एक उसके अपोजिट एंड पे, एक z एक्सिस पे, एक z डैश पे। बात समझ में आई? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे 6 जो लिगेंड्स हैं, ये 6 के 6 कहाँ पे हैं, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हैं। 6 लिगेंड्स कहाँ पे हैं,
कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हैं, ठीक। और ये सेंट्रल मेटल M जो है इसके पास d ऑर्बिटल 5 है, जिसमें से 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में है और 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर है, ठीक। फिर से सुनिए, ये सेंट्रल मेटल M है, इसके पास 5 ऑर्बिटल्स हैं, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, dz स्क्वायर। ये 3 कहाँ पे हैं? ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में है, जबकि ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर है। ये दोनों कहाँ पे? कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर, ये तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में। अब जब लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन की तरह अप्रोच करेगा तो लिगेंड क्या है? एक नेगेटिव चार्ज है, ये ऑर्बिटल्स को रिपेल करेगा। इस ऑर्बिटल को क्या करेगा? रिपेल करेगा। जितना लिगेंड ऑर्बिटल्स के पास होगा उतना रिपल्सन ज़्यादा ऑर्बिटल एक्सपीरियंस करेंगे, और जितना ज़्यादा ऑर्बिटल का रिपल्सन फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे उतना ज़्यादा उनका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। फिर से सुनिए, जब लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन की तरह अप्रोच करेगा तो सेंट्रल मेटल आयन के पास कुछ d ऑर्बिटल्स हैं, 5, सबका अलग अलग पोजीशन है। जब लिगेंड अप्रोच करेंगे तो लिगेंड एक नेगेटिव चार्ज, इस ऑर्बिटल को क्या करेगा? वो रिपेल करेगा। ऑर्बिटल को क्या करेगा? रिपेल करेगा। कैसा फोर्स लगा? रिपल्सन। और स्टार्टिंग में मैंने बताया कि जैसे रिपल्सन फोर्स इंक्रीज होगा इनका पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज होगा, ठीक। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिए, ये 3 कहाँ पे थे? कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में थे, और ये दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर। और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर में सारे के सारे लिगेंड्स कहाँ पे हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर, अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये दोनों का पोजीशन अलग हुआ, इन तीनों का पोजीशन रिलेटिव अलग हुआ। तो ये दोनों जब लिगेंड इनकी तरफ अप्रोच करेंगे तो ये सबसे ज़्यादा रिपल्सन फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे उस टाइम, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी इसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा। तो ये अब डी ऑर्बिटल जो पहले डी जनरेट था, मतलब सबका एनर्जी बराबर था, अब ये डी जनरेट ना होके कुछ सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में टूट जाएगा। इसी स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल को हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। 5 ऑर्बिटल्स थे, 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में, 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर। ये वाले लिगेंड्स के काफ़ी पास में आ गए तो इनका रिपल्सन काफ़ी बढ़ गया। जितना ज़्यादा रिपल्सन उतना ज़्यादा इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर गया। तो हमारा डी ऑर्बिटल जो कि पहले डी जनरेट था, अब ये डी जनरेट ना होके कुछ सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में टूट गया, 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में टूट गए। ये तीनों एक जैसे थे, तो ये जो तीनों टूट के बनते हैं इसको बोलते हैं T2G, और ये वाला ऑर्बिटल क्या होता है? EG। बात समझ में आई? अभी मैं इसको और डिटेल में पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बना के समझाता हूँ। फिर से एक बार देख लीजिए, 6 लिगेंड्स हैं, 6 का पोजीशन कहाँ पे था? कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। सेंट्रल मेटल M के पास d ऑर्बिटल्स थे, कहाँ पे थे? 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में थे, 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर। जब लिगेंड अप्रोच किया तो जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर थे उसका और ये काफ़ी क्लोज आ गए, लिगेंड भी कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरफ आ रहा है और यहाँ पे d ऑर्बिटल भी था, तो इनका रिपल्सन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, ये रिपल्सन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। तो बाकी इस 3 के कंपैरिजन में इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये डी ऑर्बिटल जो कि पहले डी जनरेट था, अब ये डी जनरेट ना होके कुछ सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में टूट जाएगा। इसी स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है। देखिए, जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो इसका पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ समझते हैं। देखिए, जब सेंट्रल मेटल आयन आइसोलेटेड स्टेट में था तो डी ऑर्बिटल का एक डी जनरेट थे, सबका एनर्जी बराबर था, इसको मान लिया स्टेज 1, ठीक। अभी इसके पास कोई लिगेंड नहीं है, ये आइसोलेटेड स्टेट में है, ठीक। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जितने भी डी ऑर्बिटल्स हैं सबका बराबर है, डी जनरेट। अब एक हाइपोथेटिकल स्टेज में लाते हैं, जब इन 5 डी ऑर्बिटल पे जो नेगेटिव लिगेंड आया है उसके वजह से, जो नेगेटिव चार्ज की वजह से ये रिपल्सन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो सबको यूनिफॉर्मली मिल रहा है। मतलब बोल सकते हैं कि ये 5 ऑर्बिटल्स हैं, इनको ऐसे हाइपोथेटिकल स्टेज में ले जाया है कि चारों तरफ से
लिगेंड जब आ रहे हैं तो यूनिफॉर्मली सबके चारों तरफ से वो फोर्स लगा रहे हैं, मतलब इस वाले ऑर्बिटल पे भी कितना फोर्स लग रहा है बराबर, इस वाले ऑर्बिटल पे भी 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 बराबर। तो ये क्या हो गया, रिपल्सन हुआ। तो रिपल्सन होगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, लेकिन अभी भी ये सब डीजेनरेट है क्योंकि यूनिफॉर्म है। इन पे जो नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है इनके सराउंडिंग में वो क्या है, यूनिफॉर्म है। तो अभी भी क्या है, ये डीजेनरेट है, इनकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई है लेकिन अभी क्या है, डीजेनरेट है। ठीक, यहाँ पे अब क्या करते हैं, लिगेंड जब इनके तरफ अप्रोच करते हैं तो ये 6 लिगेंड्स आ रहे हैं, इसमें से 3 ऑर्बिटल्स कहाँ हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में, और ये 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग। तो ये दोनों ऑर्बिटल्स इन लिगेंड्स के वजह से ज़्यादा रिपल्सन एक्सपीरियंस किए। लिगेंड भी इधर है, इधर कोऑर्डिनेट एक्सिस भी है, और लिगेंड भी इधर ही से आ रहा है, दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ गए। और इस क्लोज आने की वजह से इनका क्या हुआ, ये अब डी ऑर्बिटल डीजेनरेट ना होके 2 ऑर्बिटल्स में टूट गया। इसी को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। और इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस आता है उसको डेल्टा ओ से लिखते हैं, डेल्टा ओ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये जो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और dz स्क्वायर है इसको बोलते हैं ईजी ऑर्बिटल, और dxy dyz dzx इसको क्या बोलते हैं, t2g ऑर्बिटल। ठीक, ईजी ऑर्बिटल्स ये एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, जबकि T2G ऑर्बिटल की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। Eg कितने से इंक्रीज होता है, 3/5 डेल्टा ओ, 0.6 डेल्टा ओ। इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस आता है उसको लेते हैं हम 10 dq। क्या लेते हैं, 10 dq। और ये वाला सेंटर क्या कहलाता है, बैरी सेंटर। ठीक, T2G कितने से डिक्रीज होता है, 2/5 डेल्टा ओ, 0.5 डेल्टा ओ, या फिर 4 dq। ठीक, ये 3 स्टेज थे। एक आइसोलेटेड स्टेट जब इस पे कोई रिपल्सन नहीं था, जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेगेटिव चार्ज अराउंड द सेंट्रल मेटल आयंस। ठीक, फिर उसके बाद तीसरा स्टेट जब लिगेंड्स यूनिफॉर्म तो आ नहीं रहे, 6 अलग एक प्रॉपर डायरेक्शन में आ रहे हैं, 6 फिक्स डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो ये जब फिक्स डायरेक्शन में आ रहे हैं, ये तो हाइपोथेटिकल स्टेज था, तो आ भी रहे हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरफ से, और कोऑर्डिनेट एक्सिस पे 2 ऑर्बिटल्स भी हैं, तो ये दोनों का रिपल्सन क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया। तो ये क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, जबकि इसका रिपल्सन कम, ये हो गया डिक्रीज। ये कहलाता है हमारा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ध्यान से देख लीजिए। देखिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा कुछ होता है। सपोज कीजिए क्यूब है, एक ही सेंड पे, एक ही सेंड पे, एक ही सेंड पे, एक ही सेंड पे। मोटा मोटी देखा जाए तो ये चारों लिगेंड्स जो हैं उनका पोजीशन क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में। ये इस वाले दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में, ये भी कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में, ये भी कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में। तो चारों लिगेंड का पोजीशन क्या पे है इस टाइम, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कहाँ होता था, कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर, लेकिन यहाँ पे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में सारे लिगेंड्स कहाँ पे हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में। ठीक, और सेंट्रल मेटल एम है। सेंट्रल मेटल एम जो है इसके पास डी ऑर्बिटल है। पहला स्टेज मान लिया जब कुछ भी नहीं था, आइसोलेटेड स्टेज में। ठीक, तो सबका एनर्जी बराबर था, इस टाइम ये क्या थे, डीजेनरेट थे। सबका एनर्जी बराबर था, क्या थे, ये डीजेनरेट थे। लेकिन जैसे ही लिगेंड इनकी तरफ अप्रोच करेगा, उससे पहले एक हाइपोथेटिकल स्टेज लेते हैं, स्टेज 2। जब इनके सराउंडिंग इस सेंट्रल मेटल एम के डी ऑर्बिटल को यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब इस पे लगने वाला नेगेटिव चार्ज, इस पे लगने वाला नेगेटिव चार्ज का रिपल्सन, इस पे लगने वाला नेगेटिव चार्ज का रिपल्सन, इस पे सबका यूनिफॉर्म हो जाए तो रिपल्सन बढ़ा, तो एनर्जी भी इंक्रीज होगी। लेकिन अभी यूनिफॉर्म लग रहा है, तो इस वजह से क्या होगा, ये अभी सबका डीजेनरेट ही है। लेकिन हमें पता है कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 4 लिगेंड्स आते हैं, 4 लिगेंड्स का पोजीशन कहाँ पे, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में, और ये तीनों ऑर्बिटल्स कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में ही है। तो इन पे
इस लिगेंड के वजह से जो रिपल्सन होगा वो बढ़ जाएगा, और जैसे ही रिपल्सन बढ़ा तो रिपल्सन बढ़ने पे में क्या होता है, इनका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये डी ऑर्बिटल फिर से दो सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में टूट गया। इस टाइम इनका पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुआ क्योंकि इनका रिपल्सन बढ़ा, तो इस टाइम ये T2 ऊपर चला गया जबकि E नीचे आ गया। इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस आता है उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो कि किसके बराबर होता है, 10 DQ के बराबर होता है। NCERT में T2G और EG लिखा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं होता है, T2 और E लिखते हैं क्योंकि जीरन यहाँ पे होता नहीं है। ठीक, ये अभी आप सीनियर क्लासेस में देख लेंगे। ध्यान से देखिए, T2 कितने से इसकी एनर्जी बढ़ रही है, T2 की एनर्जी किससे बढ़ रही है, 2/5 डेल्टा टी, 0.4 डेल्टा टी या फिर 4 DQ। E की एनर्जी कितने से डिक्रीज हो रही है, 3/5 डेल्टा टी या फिर 0.6 डेल्टा टी या 6 DQ। ठीक, अभी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा भी, लेकिन अभी ध्यान दीजिए कि ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी जो होती है वो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी से ज़्यादा होती है। इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या होता है, डेल्टा O = 4/9 डेल्टा टी। फिर से एक बार मैं रिवाइज कराता हूँ, ध्यान से सुनिए। सेंट्रल मेटल M था जिसके पास 5 डी ऑर्बिटल्स थे, उनका पोजीशन 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में, 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर। लिगेंड्स कहाँ पे हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में। लिगेंड्स कहाँ को अप्रोच करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में। तो जब लिगेंड्स आएंगे तो इन तीनों पे रिपल्सन बढ़ जाएगा, तो रिपल्सन बढ़ा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, जबकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो गई। तो इसको क्या बोलते हैं, स्प्लिट हो गया ये 2 ऑर्बिटल्स में। जो ऊपर गया 3 सबसेट ऑफ, ये 3 ऑर्बिटल वाला जो सेट होता है उसको क्या बोला, T2, और ये 2 ऑर्बिटल वाले सेट को क्या बोले, E। एनर्जी का ये रिलेशन रहा, ये होता है CFT टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम। देखिए, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहा हूँ। जैसा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का होगा वैसे ही सिमिलर आपको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का भी करना है। पहले ये समझ लीजिए, जब डी ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, सिर्फ डी ऑर्बिटल में क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन हो। अब डी ऑर्बिटल जैसे लिगेंड अप्रोच करें तो 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में टूट गया। अब बाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि पहले इलेक्ट्रॉन लोएस्ट एनर्जी स्टेट को ऑक्यूपाई करेंगे, तो लोएस्ट एनर्जी स्टेट ये रहा T2G, तो इसमें एक ऑर्बिटल लगा। कन्फिग्रेशन क्या हो गया, T2G1। यहाँ से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का आने में जितना ओवरऑल चेंज इन एनर्जी आया उसी को बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। फिर से ध्यान से सुनिए, बैरी सेंटर से इलेक्ट्रॉन्स जब स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल्स में जाते हैं तो ओवरऑल जो चेंज इन एनर्जी आता है उसी को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। यहाँ पे इसकी एनर्जी कितनी मानी थी हमने, 0। यहाँ पे हमें पता है T2G जाने पे कितना है ऑर्बिटल का एनर्जी चेंज आता है, 0.4। तो पहले था 0, अब कितना हो गया, -0.4 डेल्टा O। सॉल्व किया कितना हो गया, 0.4 डेल्टा O। और हमें पता है ये डेल्टा O की वैल्यू किसके बराबर होती है, 10 DQ के बराबर होती है। तो कितना हो गया, 4 DQ। जब डी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हो, लिगेंड आया, स्प्लिट हो गया, अब कहाँ को ये दोनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे, लोएस्ट एनर्जी स्टेट में पहले। और पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक ये पूरा भर ना जाए, हुंड रूल। तो पहले दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, इस टाइम इसका कन्फिग्रेशन क्या हो गया, T2G2। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी की, यहाँ पे इसकी एनर्जी कितनी मानी थी हमने, 0। अब कितनी हो गई, एक में कितने का कमी आ रहा है, 0.4 का, 2 है तो ओवरऑल चेंज कितना हो गया, 2 × -0.4 डेल्टा O। सॉल्व किया कितना हो गया, 0.8 डेल्टा O। और डेल्टा O की वैल्यू किसके बराबर होती है, 10 DQ के बराबर, तो हो गया 8 DQ। जब डी ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन हो सेंट्रल मेटल के तो लोएस्ट एनर्जी स्टेट को पहले ऑक्यूपाई करेंगे। इसका कन्फिग्रेशन क्या हो गया, T2G3। एक की वजह से कितना चेंज आया, -0.4 डेल्टा O। 3 है तो ओवरऑल चेंज कितना हो गया, 3 × -0.4 डेल्टा O। पहले कितना था, 0, तो टोटल चेंज कितना आ गया, -1.2 डेल्टा O। और डेल्टा O की वैल्यू किसके बराबर होती है, 10 DQ। तो टोटल चेंज कितना आ गया, 12 DQ। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या हो गया, 12 DQ। D1 D2 D3 सिस्टम तक तो बहुत ही आसान था, लेकिन जब डी ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो पेयरिंग कराएंगे या फिर उसको ईजी ऑर्बिटल में भेजेंगे, ये आप देखते हैं।
देखिए जब डी ऑर्बिटल में सेंट्रल मेटल के 4 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो फिर कन्फिग्रेशन क्या होता है, या तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि चौथा इलेक्ट्रॉन जम करके ईजी ऑर्बिटल में चला जाए, या फिर T2G में ही रह के पेयरिंग कर ले। ये डिपेंड करता है पेयरिंग एनर्जी और ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी पे। ध्यान से सुनिए, पेयरिंग एनर्जी क्या होता है, किसी इलेक्ट्रॉन को इस वाले, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन चौथा इलेक्ट्रॉन है, तो इसको इस वाले इलेक्ट्रॉन को इस वाले ऑर्बिटल में रखने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उसी को बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। मतलब इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग कराने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी। ये किस बात पर डिपेंड करता है, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इनके बीच रिपल्सन होगा, तो पेयरिंग एनर्जी वही बता रहा होता है रिपल्सन के बारे में। तो अगर पेयरिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी से ज़्यादा होता है, पेयरिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी से ज़्यादा होता है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ का चल के हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। ठीक है, तो इस टाइम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 पहले थी, अब कितनी होगी -0.4 डेल्टा हो, ये डेल्टा से 0.6 से बढ़ा है, बाकी ये 3 -0.4 डेल्टा ओ से घटे हैं, तो ओवरऑल चेंज कितना आ गया 0.6 डेल्टा ओ, और डेल्टा ओ की वैल्यू किसके बराबर होती है 10 DQ मल्टीप्लाई किया 6 DQ। ठीक, अगर पेयरिंग एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन को पेयरिंग कराने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है वो डेल्टा ओ से छोटी हुई तो इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे, पेयरिंग कर लेंगे। फिर इस टाइम इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा T2G4। इस टाइम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कितना हो जाएगा 0 -4 × 0.4 डेल्टा ओ, सॉल्व किया 1.6 डेल्टा ओ, यहाँ पे 16 DQ। बात समझ में आ गई। D5 D6 सेम ऐसे ही कर सकते हैं। D5 में अगर पेयरिंग ये वाला हो रहा है तो इसमें भेज देना, अगर D5 में अगर पेयरिंग एनर्जी कम है तो इसमें भेज देना है, सेम ऐसे ही करना है, D6 D7 करते जाना। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का भी स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऐसे निकालना। अब पढ़ेंगे हम कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किस बात पे डिपेंड करती है, डेल्टा ओ या डेल्टा टी किस बात पे डिपेंड करती है। ध्यान दीजिए, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी किन किन बातों पे डिपेंड करती है। पहला, नेचर ऑफ लिगेंड। जितना ज़्यादा लिगेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा उसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगा। लिगेंड का साइज जितना छोटा हो उतना ज़्यादा उसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगा। समझिए क्यों, क्योंकि स्मॉल द साइज मोर द चार्ज ऑन लिगेंड मोर विल द इंटरेक्शन। जितना अच्छा इंटरेक्शन होगा उतनी अच्छी उनके बीच की क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन का जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतना ज़्यादा उसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगा। नंबर ऑफ लिगेंड की संख्या जैसे जैसे इंक्रीज करेगी वैसे वैसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी इंक्रीज करेगा। इसीलिए ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी से ज़्यादा होती है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में 6 लिगेंड्स आते हैं जबकि टेट्राहेड्रल में 4 लिगेंड्स आते हैं, तो लिगेंड की संख्या किस में ज़्यादा है, ऑक्टाहेड्रल में। इसीलिए लगभग टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी कितनी हो जाती है, लगभग आधा हो जाती है, हाफ हो जाती है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग एनर्जी के बराबर। चौथा, ये साइज ऑफ डी ऑर्बिटल पे भी डिपेंड करती है। डी ऑर्बिटल का साइज जैसे जैसे इंक्रीज करता है वैसे वैसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी भी इंक्रीज होने लगती है। देखा ये गया है कि 3D से 4D सीरीज में जब जाते हैं हम तो 30 से 50% तक क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इंक्रीज करती है। इन 4 चीज़ों पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डिपेंड करती है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।